पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा था। प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, उसके अंदर कुछ हमारे पास समझने वाला चीज़ें था तो हम लोग उसको भी समझ चुके हैं, यानी कि समझने वाला चीज़ उसमें बहुत कुछ था, समझ चुके हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यदि प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी से आज हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 सवाल है, 5 और एक 6। एक सवाल हम इसमें और देंगे यहाँ पे 7वें नंबर में, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि अभी हमको सवाल भी बनाना है, इसलिए अभी हम इस पे छोड़े हुए हैं। 6 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए पहले, और 7 नंबर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद से आप यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना शुरू कीजिए। 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिए 7 नंबर के लिए, उसके बाद नीचे से सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे। चलिए सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं, एक सवाल हम इसमें और देंगे, ठीक है ना, लास्ट में 7वें नंबर पे। अब आ जाइए आप लोग पहले अपने सवालों पे। क्या कहा गया है सबसे पहले देखिए, कहा गया है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन। सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन का मतलब क्या है, आप एक बार एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सबसे पहले समझिए, इसमें ना इससे आसान चैप्टर हमारा कोई नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, लेकिन इसमें आपको समझना बहुत पड़ता है, तो पहले आप इसको चीजों को समझते हुए चलिए। कहा गया है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन। सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन का मतलब है कि आप सिक्के को एक बार ही उछाल रहे हैं। तो जब हम लोग सिक्के को एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना आता है, 2, एक हेड और एक टेल। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हुए भी चलेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहला, तो जब हम लोग इस सिक्के को करेंगे, उछालेंगे, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे हेड और टेल, यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम 2 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने का क्या संभावना है, कितना है, उसी को हमको नंबर में लिख देना है। अब याद कीजिए कल का फॉर्मूला, आप प्रोबेबिलिटी को निकालने का, हमारा कल का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई। इस ऊपर में हमने लिखा था फेवरेबल, याद आ रहा है कुछ, फेवरेबल आउटकम्स बाई हमने क्या लिखाया था, टोटल आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में हम लोगों को ये लिखना पड़ता है कि आप किसके लिए निकालने जा रहे हैं वैल्यू, आप किसके लिए निकालने जा रहे हैं वैल्यू, टेल के लिए। तो ई के जगह पे क्या लिख देंगे, गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा, हालांकि फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इसी में हम लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ता है एक्स्ट्रा, फॉर्मूला हमारा यही है। तो हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं कि टेल का क्या संभावना है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, आगे बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा पी का, हमने यहाँ पे पी था, पी का पी हमने रहने दिया, ई के जगह पे हमने क्या लिख दिया, गेटिंग अ टेल, क्योंकि हमको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, टेल का चाहिए। इसको कैसे पूरा पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट का मतलब ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, अब फेवरेबल आउटकम का मतलब है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है, किसके बारे में आपसे पूछा, टेल के बारे में। तो टेल कितने बार आया है, एक बार आया, तो क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास कितना है, 2 है, बस हो गया इसका आंसर, यही बात खत्म, 1/2, बस इतना आसान है ये, समझ में आ गई बात। तो हर सवाल में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर आपको वो चीज लिखना है ई के जगह पे जिसके बारे में आप निकालने जा रहे हैं वैल्यू, और फेवरेबल आउटकम के बारे ऊपर में हम लोग, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या, वो वैल्यू लिखते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, और टोटल आउटकम में हमको क्या लिखना पड़ता है, जो पूरा है उसका। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बात समझ में आया। चलिए, हालांकि ऐसा ऐसा आपको बहुत बार मिलेगा। तो हमारा पहला वाला खत्म, 1/2 इसका आंसर होगा। और हमने क्या कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, 0 से 1 में होता है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 0.5 आएगा। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी दुनिया में बनता है ना, उसका हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आता है। कभी कभार 0 भी आता है, कभी कभार 1 भी आ जाता है। 0 कब आएगा, जब कोई चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने कल एग्जांपल दिया था क्या, कि हम लोग धरती से पैदल क्या चंद्रमा पे जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते, ये हमारा क्या इम्पॉसिबल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। लेकिन क्या हम लोग पटना से पैदल दिल्ली जा सकते हैं,
जा सकते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल है, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो हमारा प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला यही रहता है, बस इसी के जगह पे थोड़ा सा हमको बस वैल्यू लिख देना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो ई के जगह पे हम लोग बेसिकली वो चीज लिखते हैं जिसके बारे में हम आंसर निकालने जा रहे हैं। फेवरेबल आउटकम के जगह पे हम लोग वो लिखते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, और टोटल आउटकम में हम लोग वो लिखते हैं जिसको कि कितना टोटल आउटकम इसका है। तो एक बार सिक्का उछालेंगे तो 2 ही हमारा आउटकम है, एक हेड और एक टेल, बस। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आइए। हाँ, हेड का भी वैसे ही, हेड का यदि पूछा तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और हेड भी कितने बार आया, 1 बार, तो 1/2 लिखते हैं। हेड का भी सेम बनता, हाँ दोनों का 50-50 चांस है। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड और टेल, दोनों का चांस कितना हुआ आने का, 50-50 हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 2 में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 हमारा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स का मतलब क्या है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया। चलिए, तो अब आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन 2 हमारा क्या होगा, इसको मिटा दें आप। सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि यदि हम लोग 2 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम हमारा कितना बनेगा, 2 सिक्का का 4 बनेगा। क्या क्या बनता था कल का क्लास आप लोग याद कीजिए, टोटल कल का क्लास यदि आप याद करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो दोनों में टेल, या फिर एक में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। टोटल आउटकम कितने, 4 हमारे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा गया, अब देखेंगे तो समझ में आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला बोथ टेल, आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें दोनों में क्या है, टेल है। तो दोनों में टेल कितने बार है, 1 बार है। इसमें हमारा 2 बार टेल है, इसका मतलब इसी के बारे में पूछा गया है। तो पहला हमारा कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, गेटिंग बोथ टेल्स। वेरी गुड, अब हमको लगता है आप स्टेटमेंट लिखना समझ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे कहा गया था कि आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका संभावना निकालो जिसमें 2 बार टेल आया है। तो 2 बार टेल तो हमारा एक ही बार में आया है, एक ही में, एक ये वाले में केवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, जिसके बारे में पूछता है वो हम लोग फेवरेबल आउटकम में लिखते हैं। तो किसके बारे में पूछा गया, दोनों टेल के बारे में, लेकिन कितना वैल्यू, 1, तो 1 लिख देंगे ऊपर में। और टोटल आउटकम कितना हमारे पास है, 4 है, 1/4 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही आंसर होता है, इतना ही सिंपल है, और इसमें कुछ नहीं करना होता। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में क्या पूछा गया है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 बार उसमें टेल आया हुआ हो। तो कितने बार कम से कम 1 बार भी टेल आया है, नहीं 3 बार। इसमें देखो, इसमें कम से कम बोला ना, एट लीस्ट मतलब कम से कम जिसमें 1 बार भी टेल आया हो। ये वाला तो होगा ही क्योंकि इसमें 2 बार आ चुका है, ये तो होना ही है। एक इसमें भी 1 बार टेल और इसमें भी 1 बार टेल, तो 3 बार टेल आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ, एटलीस्ट 1 टेल। तो कितने बार आया हमारे पास टेल, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो टेल आया है हमारा। 1 बार, 2 बार, इसमें 2 बार का नहीं लेना है, 1 ही बार का लेना है। तो 1 2 3, तो 3/4, बस हो गया। आगे बढ़िए फिर, उसके बाद एट दी मोस्ट 1 टेल, कहने का मतलब भी वही है इसका कहने का मतलब वही है। एट दी मोस्ट 1 टेल का मतलब है कि कम से कम उसमें 1 बार टेल आया हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कम से कम यदि हम लोग देखें तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, मतलब कि 3 बार टेल है। हमने लिया कितने बार है, नहीं हमने 2 बार लिया है, 1 बार इसका और 1 बार इसका। नहीं, यहाँ पे 2 नहीं 3 कर लीजिए आप लोग। देखो, कहने का दोनों का मतलब सेम ही है, हाँ 1/3 हो जाएगा, सॉरी 3/4 हो जाएगा। इसका ना कहने का दोनों का अर्थ सेम है, हम समझ नहीं पाए थे स्टेटमेंट। इसका और इसका कहने का मतलब क्या, देखो एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आया हुआ होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगला बार में कहा गया एट दी मोस्ट 1 टेल, मतलब कि कम से कम उसमें 1 बार टेल तो होना ही चाहिए। तो कितने बार है हमारा, 3 बार है। तो यही है बेसिकली, और इसमें कुछ नहीं है।
तो वहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट हमको उस समय पे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब तो कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले पे हम लोग आते हैं। तो एक बैग है, चलिए इसको बता दे पहले, क्योंकि जगह हमारे पास आज बहुत कम है। आ जाइए। A bag contains 4 white and 5 blue balls. They are mixed thoroughly and one ball is drawn at random. मतलब कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल है और 5 हमारा ब्लू बॉल है। तो सबसे पहले बताइए कि टोटल आउटकम कितने हुए आपके पास, और दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन आपका थर्ड यहाँ पे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 4 + 5 यानी कि 9 हमारे पास टोटल आउटकम है, ठीक है ना। जिसमें से आप इसको ना, चलो आप इसे आपने ऐसे कर लिया, आप यहाँ पे लिख भी लो। आपके पास व्हाइट बॉल कितने हैं, 4 है, और ब्लू बॉल्स कितने हैं आपके पास, 5, ये आपने लिख लिया। अब क्या किया जा रहा है, उन दोनों को बैग में डाल के मिला दिया जा रहा है, मिला दिया। अब मान लीजिए कि हमारे इधर बैग रखा हुआ है, हम इधर देख रहे हैं और ऐसे हमने हाथ डाला बैग में और हमने एक बॉल निकाल लिया। हमने नहीं देखा कि कौन सा बॉल निकला, बस हमने निकाल लिया। कौन सा कलर का बॉल निकला हमको नहीं पता। अब क्या है देखो, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली हमने निकाल लिया। रैंडम का मतलब होता है बिना देखे हमने निकाल लिया, जानबूझ के कि नहीं है कि हाँ ब्लू वाला ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने इधर देखा, हाथ ऐसे डाला बैग में, ऐसे निकाल लिया, कुछ भी निकला हमको नहीं पता। अब क्या करना है आपको, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो क्या संभावना है कि व्हाइट बॉल ही निकला होगा, तो व्हाइट बॉल का हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल आपके पास कितना है टोटल, 4। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो रहा है, व्हाइट के बारे में। तो व्हाइट का नंबर लिख दिया, और टोटल कितना है, 9। तो इसका आंसर 4/9 हो गया बस। अब सेकंड में आ जाइए आप। सेकंड में क्या कहा गया है, अब ब्लू बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देख लो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल का क्या है, 5/9 हो जाएगा इसका आंसर, बस बात खत्म, बन गया। इतना ही आसान था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद चौथे पे आइए आप। चौथे में है हमारा क्या, हाँ चौथा वाला ये भी हमारा इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें, देखिए अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बैग में दोबारा हमारे पास 5 व्हाइट 6 रेड और 4 हमारे पास ग्रीन बॉल है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, इसका टोटल आउटकम निकालो। पहले टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 + 6 + 4, 6 4 10, 10 5 15 ना, 15 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बताइए कि आपके पास व्हाइट बॉल कितने हैं, व्हाइट बॉल आपके पास 5 है। उसके बाद रेड बॉल कितने हैं आपके पास, रेड बॉल आपके पास 6 है। और ग्रीन बॉल कितने आपके पास, ग्रीन बॉल आपके पास 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने बिना देखे बैग में हाथ डाला और एक बॉल को हमने बाहर निकाल लिया। कौन सा निकला हमको नहीं पता, क्या है आगे देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, क्या संभावना है कि बॉल हमने जो निकाला वो ग्रीन ही होगा। तो ग्रीन का हमको निकालना है। तो पहला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल का कितना दिया गया है, 4, तो 4/15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या संभावना है कि बॉल हमारा व्हाइट ही होगा, तो व्हाइट वाला निकाल लीजिए अब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल।
व्हाइट बॉल कितना आपके पास 5, तो 5/15 इसको काटेंगे कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर में क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर में नॉट रेड, नॉन रेड। अब बताइए क्या होगा। नॉन रेड का मतलब है कि क्या संभावना है कि वो लाल वाला नहीं होगा। लाल वाला नहीं, मतलब लाल वाले को छोड़ दो। नॉन रेड का मतलब क्या, लाल वाला नहीं चाहिए हमको। अब जब लाल वाला चाहिए ही नहीं तो बचा कौन आपके पास, व्हाइट और ग्रीन बचा, तो दोनों को जोड़ देंगे आप, बात खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड बॉल, नॉन रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी मतलब कि लाल वाले को छोड़ के, तो लाल वाला यदि हम छोड़ दें तो व्हाइट और ब्लू हमारे पास बचता है, तो व्हाइट 5 और ब्लू 4, तो 9/15 काटेंगे कितना आएगा आपके पास 3/5। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलिए, बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा नंबर हमारा बन गया। पांचवें नंबर में आ जाइए। सॉल्यूशन 5, पांचवें में आइए, देखिए क्या कहा गया है। इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन्स 8 डिफेक्टिव बॉल्स। हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टोटल बल्ब हमारे पास कितने बल्ब है 100 बल्ब है, 100 बल्ब है, और इसी बल्ब में 100 बल्ब में ही हमारा 8 बल्ब जो है डिफेक्टिव यानी कि खराब है। तो बताइए हमारे पास फिर अच्छा वाला बल्ब कितना है 92, खराब वाले कितने हैं 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले टोटल आउटकम आपके पास कितने हुए पहले ये बताइए। हाँ टोटल आउटकम्स तो 100 हो गए, इसमें से आपके पास गुड बल्ब कितने हैं, गुड बल्ब का मतलब अच्छा वाला बल्ब 92 है, क्योंकि 8 यदि हमारा खराब वाला है तो बचा कितना फिर 92 बचा। तो डिफेक्टिव वाले कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब 8 है। अब आगे क्या पूछा गया है देखा जाए। वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स से में हमने बिना देखे हमने एक बल्ब निकाला, क्या पता अच्छा निकला कि खराब हमको नहीं पता, लेकिन आगे क्या है देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, क्या संभावना है कि बल्ब हमारा क्या होगा डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव वाला हमारे पास कितना है 8 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब 8/100 लिखेंगे। इसको आप काट सकते हो, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 50, फिर 2 से काटो 2 और ये हमारा 25 यानी कि 2/25। इसको भी आप डिवाइड करोगे 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा, देख लेना करके। चलिए अब आप सेकंड में आइए। सेकंड में क्या कहा गया है नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव का मतलब अच्छा वाला, तो अच्छा वाला कितना हमारे पास 92, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 92/100। इसको काटा जाए, चलो यहाँ पे जगह नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाओ। 92/100 इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 4 और 6 46। हाँ इसको 2 से काटेंगे तो 50, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 23 और ये हमारा 25 यानी कि 23/25 इसका आंसर होगा, ये 25 है। ओके तो समस्या इसमें, चलो इस तरीके से हमारा 5 नंबर पे कंप्लीट हुआ। अब आइए आप लोग 6 नंबर पे, इसको मिटा दे, 6 नंबर पे आइए।
6 नंबर का सवाल हमारा क्या है, पहले देख लीजिए ध्यान से। अ डाई, डाई का मतलब वही लूडो वाला। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, यानी कि एक बार हमने डाई को ऐसे 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 किया, वो जो गोटी आता था ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे खेलते थे, है ना। बॉक्स आता था छोटा वाला, तो हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे फेंक दिया हमने उसको। अब जब हमने फेंका तो उसका टोटल आउटकम कितना आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। तो पहले आप वो लिख लो, सॉल्यूशन 6 टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास 6 होंगे। ठीक है, आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। क्या संभावना है कि 2 आया होगा, तो 2 कितने बार आया, एक बार। तो हमको निकालना है पहला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या 2। तो 2 के बारे में बात किया, 2 कितने बार आया है, एक बार। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो गया इसका आंसर बस। उसके बाद क्या है, अ नंबर लेस देन 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब है अब उसका प्रोबेबिलिटी बताओ जो 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा कौन है, 1 और 2 है, कितने नंबर, 2 नंबर। तो क्या लिखेंगे, 2/6, इसको काटेंगे कितना आएगा, 1/3 हो गया, बस बात खत्म। तीसरे में आइए, तीसरे में क्या कहा गया, अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसका कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो इसमें हमारा कंपोजिट नंबर कौन सा है, पहला 4 है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, तो 3 फैक्टर हो गया ना, 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद फिर 6 है, 6 का फैक्टर कौन कौन, 1 2 3 और 6, इसका 4 फैक्टर है। इट मीन्स इसमें कंपोजिट नंबर का मतलब है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर किसका किसका है, 4 और 6 का, कितने नंबर हुए, 2 नंबर। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, हाँ, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, हाँ ठीक है। तो हमारे पास 2 है, 2/6, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3 इसका भी होगा। उसके बाद चौथे नंबर में ये क्या कहा गया है, अ नंबर नॉट लेस देन 4। नॉट लेस देन 4 का मतलब क्या है, वो 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 4 से बड़ा वाला का निकालो आप, एक आ गया ना इसमें। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, अ नंबर नॉट लेस देन 4, जो कि 4 से कम नहीं है। इसका मतलब आपको किसका निकालना है, इसमें 4 से कम का नहीं निकालना है। इसका मतलब किसका निकालना है फिर आपको, 4 से ज्यादा, मतलब 5 और 6 का निकालना है। कितने नंबर, 5 और 6, यानी कि 2 नंबर। नहीं, 4 कहा ना, तो 4 को आप इसमें छोड़ दोगे। नॉट लेस देन 4, 4 से वो छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप इसमें 4 को इंक्लूड मत करो। 4 से छोटा नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि नॉट लेस देन 4, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 4 भी इंक्लूड है। तो 5 और 6 का आपको लेना पड़ेगा। तो क्या लोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 4। नॉट लेस देन 4 का मतलब है कि 4 से वो हमारा क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 4 से बड़ा हमारा कौन कौन है, 5 और 6। इसका मतलब ऐसे भी समझ लो आप। तो कितना हो गया, 2/6। तो इसमें भी हमारा 1/3 आएगा, बस काम खत्म। कोई दिक्कत इसमें, चलो। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी खत्म होता है। एक लास्ट हमारा हमने कहा था कि क्वेश्चन इसमें हम देंगे कार्ड वाले से। कार्ड वाला कि हमारा इसमें लास्ट बच रहा है। चलिए, कार्ड वाला आप लोग एक सवाल लिख लीजिए। 6 नंबर को मिटा दे, यहाँ पे यहीं पे दे देते हैं। हाँ, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ऑनलाइन वाले बच्चे। सवाल को एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर नीचे उसका सोल्यूशन 1 2 3 करके से लिखते चले जाइए। नहीं तो फिर आपको जैसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखो, 2 फिर उसका सोल्यूशन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देते हैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके वही बुक से रहेगा ये सवाल। लिखिए,
क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग मेरे साथ। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is first a king, second a spade, third a red queen, और चौथा है हमारा ब्लैक 8। बस ये आपका सवाल है। ये सवाल आपसे ना एकदम चुटकी में बन जाएगा यदि आपको वो कार्ड वाला पूरा सिस्टम याद है तब। सॉल्यूशन 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सवाल को कहने का मतलब क्या है समझिए। सवाल का कहने का मतलब है कि हमारे पास 52 कार्ड का एक गड्डी था, 52 कार्ड का गड्डी था, उसमें से हमने, जैसे इधर हमारा गड्डी था, इसमें हमने बिना देखे एक कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया। क्या संभावना है कि वो कार्ड हमारा क्या होगा, एक किंग होगा। तो किंग का आपको पहले निकालना है। तो पहले तो बताओ कि आप टोटल आउटकम इसमें कितने होते हैं आपके। इसमें हमारे टोटल आउटकम्स 52 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। तो बताइए क्या संभावना है कि जो हमने कार्ड निकाल वो किंग होगा। तो आप सबसे पहले किंग के बारे में बोलिए। तो टोटल कार्ड में किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक क्लब में, एक स्पेड में, एक डायमंड में और एक हार्ट में। तो 4 राजा हो गए। तो 4/52। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/52। किंग का मतलब आप एक राजा मत समझिएगा, ठीक है ना। पूरा राजा, कितने राजा होते हैं टोटल, 4 राजा। तो इसका हमारा 4/52। इसको आप काट सकते हो। तो 13 बार में 1 कट जाएगा, कितने बार में 13। हाँ सही है, 1/13 इसका आंसर होगा। हो गया। उसके बाद सेकंड में आइए, स्पेड। स्पेड का मतलब टोटल कितने कार्ड स्पेड में, 13 कार्ड। तो स्पेड बोला मतलब स्पेड का सारा, नंबर वाला भी यानी कि नॉन फेस वाला भी और फेस वाला भी। तो टोटल हमारा कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो आपको मालूम है स्पेड में कितना होता है, 13/52। इसको आप काटोगे तो आपके पास 4 आएगा यानी कि 1/4। तीसरे में आइए, और रेड क्वीन। अच्छा, इसमें आपको कह दिया है क्या, क्वीन, लेकिन किसका क्वीन, रेड का। तो रेड में हमारे कितने क्वीन होते हैं, 2, एक डायमंड में और एक हार्ट में। क्यों 2 हमने कहा, क्यों हमने 2 कहा, क्योंकि इसमें बोल दिया लाल कलर, मतलब कि लाल वाला आपको रानी बताना है। तो लाल वाला हमारा एक डायमंड में होता है और एक लाल वाला हमारा हार्ट में होता है। कितने रानी हो गए टोटल, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। तो 2/52। इसको आप काटोगे कितना आएगा, 1/26। हाँ सही है, 1/26 होगा। चौथे में आ जाइए, क्या कहा गया, अब ब्लैक 8 आपको लेना है, लेकिन किसका, ब्लैक, यानी कि 8 2 हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक हमारा एक स्पेड और एक क्लब में भी एक 8 होता है और स्पेड में भी हमारा एक 8 होता है। कितने 8 हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक 8। तो
52, तो ये भी हमारा 1/26 होगा। बस यही इसमें करना था। क्या ये चैप्टर आसान लगा या हार्ड लगा? बहुत आसान था। तो हमने हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट से एक एक सवाल लगभग हमने बताए हैं। तो मेरे हिसाब से, अच्छा सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर खत्म होता है, पूरा चैप्टर डाटा हैंडलिंग जो था हमारा पूरा खत्म होता है। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म, डाटा हैंडलिंग पूरा खत्म बेसिकली कह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों की तरफ से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले बच्चे, आप सभी के लिए, आप लोगों की तरफ से चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ कब पता चलेगा? जब अपने सवालों को आप बनाएंगे। तो आपके पास जो भी किताब है, आप जिस भी किताब से सवाल बनाते हैं, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, कोई भी आपसे बनाते हैं, जिस बुक से आपको मन करे आप उस बुक से सवाल बनाइए। कोई डाउट आए तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिए ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? चले, तो हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट समझते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।